भारत में विदेशी आक्रमण, ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ईसा पूर्व 6ठी सदी का दौर है और इस समय पश्चिमोत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता छाई हुई है। यहाँ के जो छोटे छोटे शासक है, जो राजा है ना, वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और जब भी कोई आपस में लड़ता है तो तीसरा आके हमेशा उसमें क्या करता है, अपनी रोटी सेक के जाता है ना। ओके, अपना स्वार्थ सेकता है। ओके, और जो पूर्वी भारत है यहाँ पे लिखा हुआ है मगध। तो मगध ने क्या किया, 16 महाजनपद में आपने देखा था, जो 16 जनपद उनके बारे में अच्छे से पढ़ा है। और बाद में आपने देखा उन सब में महाशक्तिशाली हुआ मगध। और मगध में मैंने बताया मगध किस तरीके से अपने चरम पे पहुंचा, कौन कौन शासक वहां पे आए, कौन कौन वंश आए, जैसे हर्यक वंश हुआ, शिशुनाग वंश हुआ, नंद वंश हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो मगध ने क्या किया, छोटे छोटे राज्यों को जीता और अपने में मिला लिया और इस तरीके से उसका साम्राज्य काफी बड़ा हो गया, है ना। उसने अपना साम्राज्य विस्तार खूब अच्छे से किया। ओके, तो ये जो पश्चिमोत्तर भारत है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता थी, यहाँ पे कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। ओके, और जो थे आपस में वो एक लड़ते रहते थे। तो वही लिखा है कि पश्चिमोत्तर भारत में ईसा पूर्व 6ठी सदी में कंबोज, गांधार और मद्र आदि के राजा आपस में लड़ते रहते थे। और फिर मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ कि लड़ाई का हमेशा तीसरा ही फायदा उठाता है। ईरान के शासकों ने पश्चिमोत्तर सीमा पर व्याप्त राजनीतिक फूट का खूब लाभ उठाया, है ना। और जिस समय मगध के राजा अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, मगध, है ना, वहां के राजा जब साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, ठीक उसी समय की बात है, ईरान के हकमनी शासक भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। हकमनी शासक, हकमनी वंश है। हकमनी वंश का जो संस्थापक है, साइरस का नाम आपने खूब सुना होगा। साइरस आक्रमण करने भारत पर आता जरूर है, लेकिन वो असफल रहता है, ठीक है। और उसी हकमनी वंश का ही आएगा दूसरा शासक जो कि विजयी होके जाता है, मतलब वो आक्रमण करता है और सफल भी होता है। तो देखिए हमारा आ गया ईरानी शासक दारे वहू या दारा फर्स्ट बोल लीजिए या देरियस बोल लीजिए, हकमनी वंश का है। इसकी देरियस के बारे में बात करने से पहले मैंने साइरस का नाम लिया। साइरस सेकंड की बात करें, वो आया, भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। ठीक इसी वंश का, हकमनी वंश का देरियस आएगा या दारा प्रथम, उसी का ही नाम है। वो आता है 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत। अब फिर से मैं पश्चिमोत्तर भारत की अगर बात करूं, पश्चिमोत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एरिया है ना। ओके, पश्चिमोत्तर भारत में घुस आया और उसने पंजाब सिंधु नदी के पश्चिम इलाके और सिंधु को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ओके, डेरियस ने इसे, अब जब इसने जीता इस प्रांत को, तो इस प्रांत को इसने क्या किया, 20वां प्रांत बनाया, ठीक है। फारस के छत्रपी, यह क्षेत्र फारस का छत्रपी या फारस का प्रांत बना। कौन सा प्रांत बना, 20वां प्रांत बना। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रांत था। कैसे, ये जो क्षेत्र इन्होंने जीता, यहां से 300 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में, एक माप था, ये मेजरमेंट था, ये राजस्व के रूप में प्राप्त होता था, जो कि फारस के कुल टोटल जो वहां का रेवेन्यू था, जो टोटल राजस्व था, उसका 1/3 था। ओके, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये दारा की बात अगर हम करें, दारे वहू के उत्तराधिकारी जर्सिस या छर्यास नाम है इनका, जर्सिस मिलेगा नहीं, छर्यास मिलेगा। छर्यास ने यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में भारतीयों को भी फौज में शामिल कर लिया। ओके, तो ये जो दारा था उसका उत्तराधिकारी था, उसका नाम था जर्सिस, ठीक है। इसने क्या किया कि जब अब ईरानियों का झड़प किससे हुआ, यूनानियों से भी हुआ, है ना। तो यूनानियों से लड़ने के, जब इनको यूनानियों से लड़ाई करना था, युद्ध करना था, तो अपनी सेना में इन्होंने क्या किया, भारतीयों को शामिल कर लिया अपनी फौज में, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण तक पश्चिमोत्तर भारत पर ईरानी प्रभाव बना रहा। यानी कि सिकंदर जब तक आक्रमण करता, 326 में आएगा ना, तब तक ये जो ईरानी है, इनका प्रभाव भारत पर बना रहता है। ओके, अब ईरानियों के संपर्क से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है।
भारत और ईरान का यह संपर्क करीब 200 वर्षों तक रहा। और यह संपर्क कायम कैसे रहा? भाई व्यापार भी इनके साथ होता था, है ना, और एक दूसरे की संस्कृति भी, है ना, आदान प्रदान हुई। तो इस तरीके से ईरान के बीच व्यापार और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया गया। सिंधु को हिंदू किसने बोला? ईरानियों ने ही संबोधित किया फर्स्ट टाइम। और उस समय हिंदू जो शब्द था ना, वो कास्ट को लेके, जाति को लेके नहीं था। ओके, तो ये याद रखिएगा। सिंधु को हिंदू नाम से ईरानियों ने ही संबोधित करना आरंभ किया, किंतु उस समय हिंदू शब्द का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं था, कोई भी संबंध नहीं था। ईरानी लिपिकार कातिब, अब ये ईरानी लिपिकार है, नाम है इनका कातिब। भारत में लेखक का नया रूप लाए, जो कि आगे चलकर नाम कहलाए खरोष्टी। जब आप अशोक का पीरियड में पढ़ोगे ना, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, तो खरोष्टी लिपि देखते हो ना, तो वही है ये खरोष्टी। ठीक है, तो खरोष्टी नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये जो लिपि है ना, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक कायम रही। ओके, चलती रही। ईरानी शब्द द्वीपी के लिए, अब ईरानी शब्द में दीपी ये लिखा है ना, दीपी के लिए अशोक कालीन लेखकों ने लिपि शब्द का यूज किया। तो दीपी की जगह जो अशोका पीरियड में जो लेखक रहे, उन्होंने क्या शब्द लिख दिया है? लिपि। ईरानियों के जरिए ही, अब ये जो ईरानी है ना, इन्हीं के ही जरिए जो यूनानी है, उनको पता चला कि भारत बहुत ही ज्यादा धनवान देश है, भारत के पास अपार संपत्ति है और उसको लूटना चाहिए, है ना। तो ईरानियों के जरिए ही यहाँ की संपत्ति के बारे में पता चलता है। किसको पता चलता है? यूनानियों को। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए यूनानी आक्रमण, मकदूनिया, मैसेडोनिया, कुछ भी कह लीजिए, है ना, एक ही नाम है यूनान का ही। ईसा पूर्व 4वीं सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूनानी और ईरानियों के बीच में अच्छी खासी झड़प होती है, एक लड़ाई होती है, एक संघर्ष स्टार्ट होता है। मकदूनियाई शासक सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने ईरानियों के साम्राज्य को नष्ट कर डाला। तो मकदूनिया का शासक कौन था? सिकंदर था। और सिकंदर का ही नेतृत्व में जो यूनानी हैं, उन्होंने ईरानियों को क्या किया? बिल्कुल उनका मतलब क्या कहते हैं, विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, और इसने ना केवल एशिया माइनर, इसने मतलब इसने किसके लिए बोला गया है? ये रहा आपका सिकंदर। इसने यानी सिकंदर ने ना केवल एशिया माइनर यानी टर्की, बल्कि इराक को भी जीता और इराक के साथ ईरान को भी जीत लिया। ओके, दोनों में लड़ाई शुरू हुई, ईरान और मकदूनिया। ठीक है, यूनानी। तो इन दोनों के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई, संघर्ष शुरू होता है। मकदूनियाई शासक कौन है? सिकंदर है। सिकंदर के ही नेतृत्व में क्या होता है कि यूनानियों ने ईरानियों को धूल जटा दिया। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसने ना केवल एशिया माइनर यानी टर्की और इराक को जीता, बल्कि साथ ही इसने ईरान पर भी अपना कब्जा कर लिया, सिकंदर ने, यूनानियों ने। सिकंदर की अगर बात करें, जन्म होता है इसका 356 ईसा पूर्व। पिता का नाम है फिलिप। इनके जो पिता है मकदूनिया के शासक होते हैं 359 बीसी में, ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक, और 329 यानी 329 में इनकी हत्या कर दी जाती है। सिकंदर के जो गुरु है उनका नाम है अरस्तु, आपको पता है। और इनकी जल और थल सेना की अगर बात करें, जल सेना में कौन होता है? वो होते हैं निर्याकस, और थल सेना में कौन होता है? सेल्यूकस। ठीक है, सेनापति सेल्यूकस निकेटर है ना। ओके, गुरु है अरस्तु। विजय का अभियान, अब विजय का अभियान सिकंदर का 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। ईरान पर जब ये विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद सिकंदर क्या करते हैं? काबुल की ओर बढ़ते हैं, और जहां से खैबर दर्रा, क्योंकि आपको पता है भारत में नॉर्थ साइड से कोई आ नहीं सकता, हिमालय है, नीचे से आपको पता है जल वाला क्षेत्र है, ये रहा ना हमारा भारत क्या है? प्रायद्वीप है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर रहा अरेबियन सी, इधर रहा बंगाल की खाड़ी, इधर रहा इंडियन ओशन, इधर ऊपर आ गया हमारा हिमालय, तो इधर से तो आएगा, है ना, खैबर दर्रे से आ गया पश्चिमोत्तर भारत। ओके, खैबर दर्रे को पार करके 326 ईसा पूर्व में भारत में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। सिंधु तक पहुंचने में इन्हें 5 महीने लग जाते हैं, टोटल 19 महीने रहते ही हैं ये। तक्षशिला का शासक से इनका जो है होता है भेंट, यानी ये मिलते हैं, और वो इतना मतलब उसके बारे में ये बोले कि बहुत ही कायर है ना,
ये घुटने टेक देता है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सीधा कि हाँ मैं, मतलब दिखा देता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कायर हूं, है ना। ओके, झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। अब पोरस कहाँ का होता है शासक? पंजाब का। पोरस से जब इनकी भिड़ंत होती है, लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, तो उसी को बोलते हैं झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस युद्ध में जीत होती है आखिरकार सिकंदर की। लेकिन सिकंदर इतना प्रसन्न होता है पोरस की बहादुरी से कि पूछो नहीं। उससे बोलता है कि मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं, इतना खुश होता है। तो एक तो उसके राज्य वगैरह जो जीते थे वो वापस कर देता है, और सिकंदर जब पूछता है कि कैसा व्यवहार करूं, तो पोरस वही कहता है कि जो एक राजा से किया जाता है ना। और फिर दोनों में मित्रता हो जाती है। आखिरकार ये उसका मतलब सहयोगी बन जाता है, और कहते हैं कि इसकी सिकंदर की वाइफ ने उसे राखी वगैरह भी बांधा था, अपना भाई बना लिया था। ओके, अच्छा देखिए पोरस की हार। पोरस इतना बहादुर था फिर भी क्यों हारा? क्योंकि यहाँ पे देशद्रोही बहुत बैठे हुए थे। जैसे आप देख लीजिए शशिगुप्त, आम्भी और संजय, इन तीनों ने क्या किया? सिकंदर का ही साथ दिया था, सिकंदर की हेल्प की थी। ठीक है, तो हाइडे स्पीच का युद्ध याद रखिएगा, झेलम का युद्ध भी इसे कहते हैं। ठीक है, यूनानी सेना लड़ते लड़ते थक गई और बीमारियों ने उन्हें धरकर उन्हें बिल्कुल घेर लिया, और उन्हें सिंधु के किनारे भारतीय शौर्य का भी आभास मिला। अब सिंधु के किनारे भारतीय शौर्य का आभास मिला, और विशेष रूप से बोला जाए गंगा किनारे। गंगा किनारे कौन है? मध्य जो गंगा है उसमें कौन था? मगध साम्राज्य, है ना। तो अपने आप में ही बड़ी बात थी, एक भारी शक्ति है मगध साम्राज्य, इसीलिए उन्होंने उसके आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं की, जरूरत भी नहीं की। मगध पर नंद वंश का शासन था, और पहला भारतीय शूद्र शासक आपको पता है महापद्म नंद तो ठीक थे, उनके जो 8 पुत्र सबसे खत्म था, सबसे मतलब गया गुजरा था वो था घनानंद, इसी के समकालीन था, है ना। और उनकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं ज्यादा विशाल थी। आपको पता है यूनानी सोर्स से ही पता चलता है, 6000 हाथियों की सेना थी इनके पास, है ना। 2 लाख पदाति पद सेना थी, 20,000 इनकी घुड़सवारी। तो मतलब इस तरीके से बातें कही गई हैं इनके बारे में। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहे थे। ओके, चलिए आगे। जिसके दौरान मतलब ये 19 महीने रहे थे, जिसके दौरान वे हमेशा लड़ाई करते रहे, और अपने उन्होंने क्या किया, जो उनके जीते हुए, अब लड़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब जीत रहे हैं तो क्षेत्र को जीत रहे हैं, ठीक है। तो अपने जीते हुए जो भूभाग थे, यानी सिकंदर यहाँ पे रहा, उसने लड़ाइयां की, उसने भूभाग जीते जो, तो उनको सुव्यवस्थित करने का भी शायद ही उसे वक्त मिला हो, समय मिला हो। उसने अधिकांश विजित क्षेत्रों को, अब जब कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो जो भी उसने क्षेत्र जीते थे, जिन राज्यों से मतलब जिन लोगों से जीते थे, उनको वापस कर दिए। ठीक है, तो विजित क्षेत्र उन्हीं शासकों को वापस कर दिया जिससे उसने जीता था। उसने मतलब सिकंदर ने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांटकर स्थानीय यूनानी शासकों को दे दिया। अब आक्रमण, अब यहाँ भी जैसे आपने देखा ईरानियों से जब आक्रमण हुआ, ईरानियों से जब भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे, भारत पे। तो उसी तरीके से जब यूनानियों से आक्रमण हुआ, यूनानियों ने यहाँ पे आक्रमण किया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे भारत पर, उसको भी देखते हैं, उसका परिणाम क्या रहा ये भी देखते हैं। आक्रमण ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के निकट संपर्क में आने का एक मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है, एक अवसर प्रदान किया, और उसने अपने साम्राज्य में एक नया भारतीय प्रांत जोड़ा, जो ईरान द्वारा जीते गए जो भूभाग थे ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और विशाल था। ओके, परंतु यूनानी कब्जे का भारतीय भूभाग जल्द ही मौर्यों ने, यानी जो मौर्य शासक थे ना, उन्होंने उस पर कब्जा जमा लिया। कोई फायदा ही नहीं हुआ जीतने का। यहाँ बैठे हुए ना मौर्य एम्पायर, ठीक है। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार भी खुले, जिसने यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। आक्रमण के फलस्वरूप इस इलाके में यूनानी उपनिवेश भी बढ़ा। ठीक है, सिकंदर का जो जल सेनापति था, उसका नाम था निरियाकस। उसने अपने नेतृत्व में क्या किया,
जैसे यहाँ पे लिखा है, सिकंदर ने अपने मित्र निरयाकस के नेतृत्व में एक पूरा दल को इकट्ठा किया और बोला कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी, तो सिंधु के मुहाने से लेके, आप दजला फरात नदियों का नाम सुने हैं ना, तो फरात नदी के मुहाने तक आप समुद्र तट का खोज करिए, पता लगाइए, और साथ ही बंदरगाह जो है उनको भी ढूंढिए, उनका भी खोज करिए, ठीक है। और इसी अभियान के कारण ही भारत और मध्य एशिया के बीच में ना प्रसिद्ध जल मार्गों का पता चल पाया। तो कितना बड़ा योगदान दिया ना, ठीक है। तो यूनानी उपनिवेश बढ़ा, ठीक है। चलिए, उसमें अधिक महत्वपूर्ण, अब ये जो यूनानी उपनिवेश बढ़ा, अब देखिए उसमें अधिक महत्वपूर्ण काबुल क्षेत्र में सिकंदरिया शहर, 2 सिकंदरिया, एक तो काबुल क्षेत्र में है और दूसरा आएगा सिंध क्षेत्र में, ठीक है, तथा झेलम तट पर बुकेफाल शहर और सिंध में सिकंदरिया था। बुकेफेला इसके घोड़े का नाम था, ठीक है। इन क्षेत्रों को मौर्यों ने जीता, इन क्षेत्रों पे भी मौर्यों ने कब्जा जमा लिया, यानी मौर्य शासकों ने, किंतु उपनिवेशों का सफाया नहीं किया। अब वहां पे आपने क्या किया कि जगह को तो कब्जा कर लिया, लेकिन वहां पे जिन लोगों ने कब्जा किया था उनको भी तो हटाओ, है ना। तो इन क्षेत्रों को तो जीता इन्होंने, लेकिन वहां पे जो ये उपनिवेश थे उनका सफाया नहीं किया। ओके, सिकंदर के इतिहासकारों ने उस समय, अब ये जो सिकंदर के इतिहासकार हैं, इन्होंने उस समय के सामाजिक, आर्थिक और जो हालात थे, ठीक है, जो स्थितियां थी, उसका खूब अच्छे से वर्णन किया है, जानकारी देते हैं। तो सिकंदर के इतिहासकार हालात की महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल में बोलूं कि उस समय सती प्रथा थी, लड़कियों का क्रय विक्रय यानी कि लड़कियों की खरीद बिक्री की जाती थी, उत्तम किस्म के यहाँ पे गाय और बैल भी मिलते थे, ठीक है। तो ये हमने विदेशी आक्रमण में ईरानी और यूनानी आक्रमण को अच्छे से पढ़ा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब अच्छे से, और खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।